वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार बेसिक्स पे नज़र डाल लेते हैं कि हमने अभी तक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो अगर हम स्टार्ट करें 11th क्लास केमिस्ट्री से, तो हमने पहले बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स ऑफ क्वांटम पढ़ा है सेकेंड यूनिट में। उसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शंस का मोस्टली पार्ट स्टार्ट होता है, जो है थर्मोडाइनमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडाइनमिक्स में मैं आपको याद दिला दूँ, हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं? आपको याद होगा, हमने डेल्टा जी पढ़ा था। डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो हमारा इक्विलिब्रियम है। अगर डेल्टा जी लेस देन नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारा क्या है? फिजिबल है। और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन नॉन फिजिबल है, दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, अगर उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद 11th क्लास में हमारा यहाँ पे पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 12th क्लास में, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं सॉल्यूशंस में हम क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशंस में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस इज मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सोल्वेंट। तो हम उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, कुछ लॉज पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, एंड ऑल द लॉज लाइक हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, लिक्विड सॉलिड जब हम पढ़ते हैं, हमारा सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है। जब सोल्यूट गैस होता है तो क्या क्या हम उसमें डिफॉर्मेशंस आते हैं, और कैसे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कैसे कोई सेल वर्क करता है इलेक्ट्रोलाइटिकली कोई रिएक्शन कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिएक्शन परफॉर्मेंस। कैसे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन परफॉर्म करती है, कैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करते हैं, कैसे हमारा हाइड्रोजन सेल वर्क करता है। जो हाइड्रोजन सेल आजकल बहुत ही एक ट्रेंड बना हुआ है, जैसे कि कोई स्पेस में जा रहा है या फिर कोई अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है, उसमें हाइड्रोजन सेल मोस्टली फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो हमने वो पढ़ा है। अभी हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में फिर से हम लिखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक का जो समझ आया, जो हमने पढ़ा था उससे हम लोग रिलेट करते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का अगर इसका नेम से अगर हम इसको डिफाइन करें तो दो वर्ड्स हैं इसमें, केमिकल एंड काइनेटिक्स। केमिकल हम लोग को समझ आ रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कोई भाई केमिकल रिएक्शंस का बात होगा। तो हमारा केमिकल से क्या हो गया? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शंस, और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पीड या रेट, या फिर हाउ फास्ट द चेंज इज अकरिंग। दैट मीन्स हमारा केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया? हाउ the rate of chemical reaction is performing, is how the rate of chemical reaction is changing, or how fast the chemical reaction is occurring. ये हमने इसका बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ लिया है।
अभी हमें समझ आ गया है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाउ फास्ट आर केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, दैट इज जो हमने रिएक्शन परफॉर्म किया है, जो हमारा लैब में रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, वो कितनी फास्ट, कितनी स्पीड में हमारा रिएक्शन अकर हो रहा है, रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्यों, अभी हमें क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीडेड दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन हमें काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है। तो उसके पीछे का सिंपल लॉजिक देखो, समझो क्या है कि मान लो तुमने केमिस्ट्री में बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और केमिस्ट्री में तुमने अच्छा अपना करियर बनाया, और तुमने क्या किया, तुमने कोई भी एक ड्रग डेवलप की किसी भी डिजीज़ ए को क्योर करने के लिए, क्या की, एक ड्रग डेवलप की जो फाइनली तुम्हें क्या देती है, प्रोडक्ट पी। और प्रोडक्ट पी जो डिजीज़ के वो सिम्टम्स हैं, या डिजीज़ के जो मतलब कॉजिंग रीज़न है, डिजीज़ के कॉजिंग रीज़न ऑफ डिजीज़ आर, ठीक है। जो ड्रग ए हमारे बॉडी के अंदर जाके एंजाइम से या फिर किसी जो रिएक्टिंग पार्ट है उससे रिएक्ट करके फाइनल जो हमारा ड्रग है, जो एक्टिव ड्रग कंपोनेंट पी बनाता है, वो जो हमारे डिजीज़ का रीज़न है उससे रिएक्ट करके हमारे डिजीज़ को क्योर करता है, क्योरिंग ऑफ डिजीज़। लेकिन अभी तुमने इसका रेट तो स्टडी किया ही नहीं, लेकिन तुमने यू डिड नॉट स्टडी द रेट, सो रेट यू डिड नॉट स्टडी, सो रेट हमें लेकिन अगर तुमने अभी रेट इसका स्टडी नहीं किया है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कितना जल्दी तुम्हारा डिजीज़ क्योर होगा। उस डिजीज़ को क्योर करने के, देखो अगर तुमने कोई ड्रग बनाया तो मान लो कि वो तुम्हारा डिजीज़ को ठीक कर रहा है, लेकिन अगर वो क्या फ़ायदा कि वो 10 साल ले, 20 साल ले। तो हाउ फास्ट हम किसी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, वो हमें कौन बताता है, हमें वो बताता है हमें केमिकल काइनेटिक्स। सो अभी समझ आया कि हम लोग बेसिक्स में केमिकल काइनेटिक्स क्यों इंक्लूड करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स हमारा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, लैंग्वेज होता है। अपना स्पेसिफिक क्या होता है भाई, उसको लैंग्वेज होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स का भी अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या है, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि क्यों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पहले पढ़ा है और कैसे हम केमिकल काइनेटिक्स को जो हमने पहले पढ़ रखा है सब्जेक्ट में उसको हम कैसे रिलेट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स पढ़ना, उसकी केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज पढ़ना कि कैसे हम किसी रिएक्शन की स्पीड को मेज़र करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने कोई रिएक्शन ए परफॉर्म करी और वो रिएक्शन मुझे प्रोडक्ट दे रही है पी, ठीक है। ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है हमारे पास, और इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका रेट स्टडी करना है, हाउ फास्ट ए इज़ कन्वर्टिंग टू पी। तो रेट जो होगा रेट को हम कैसे करें, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं भाई। देखो रेट को हम लिख सकते हैं चेंज इन concentration of A डिवाइड बाई हाउ फास्ट दैट चेंज इन अकरिंग, दैट इज रेट। हमारे पास क्या होता है, हाउ फास्ट चेंज इज अकरिंग। सो वो क्या होता है, रेट होता है हमारे पास। तो रेट क्या हो जाएगा, डेफिनेशन से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। देखो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले पढ़ रखी हैं, इसलिए हम ए को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लो इनिशियली टाइम t0 पर ए की नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। मान लो
देखो ए से हमने क्या परफॉर्म करा, पी, ठीक है। मान लो एट टाइम टी 0 पर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए थी, ठीक है, ए नोट थी लेट्स सपोज, और पी की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0। मान लो हमारा टी किसी टाइम पे रिएक्शन जब हमने परफॉर्म करा टी टाइम पे, टी बराबर हमारा टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए, और सो प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ, एक्स। तो ए का कंसंट्रेशन कितना बचा, जितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उससे माइनस बचा, क्या कितना बचा, ए एम नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, देखो अगर हमें रेट लिखना होगा, रेट इसको मैं लिख देती हूँ A1, ठीक है। रेट अगर हमें लिखना होगा, रेट हमने ऊपर लिखा है अभी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फाइनल रेट फाइनल माइनस रेट इनिशियल डिवाइड बाई, मान लो हमारा टी फाइनल माइनस टी 0, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A0 डिवाइड बाई टी। ओके, सेम हम इसको किस में फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है प्रोडक्ट की, एक्स, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0, चेंज इन टाइम कितना हुआ, टी फाइनल माइनस 0, सो ये कितना हो गया, एक्स बाई टी। लेकिन देखो अगर हम देखो साइन कन्वेंशन, देखो हम इसमें एक टर्म आता है साइन कन्वेंशन कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट रेट को हम साइन देते हैं। वो क्या होता है, देखो अगर हमारा रिएक्शन हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। रेट अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स में लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे A1 है, A1 माइनस A0 है, जो रेट है, ये जो हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, रेट इज नॉट नेगेटिव, ओके। तो उसको हम साइन कन्वेंशन करने के लिए क्या लिखा है, माइनस कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ माइनस A1 माइनस A0 बाई टी। ये डिसाइड करा हुआ है भाई किसका, आयुपैक का। आयुपैक से डिसाइड किया है कि हम लोग कैसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हम लोग कैसे लिखेंगे, ये नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जब हम रिएक्टेंट के लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमारा रिएक्शन था A to P में, उसमें रेट में क्या लिखेंगे हम, रेट में जो लिखेंगे, रेट होगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज A1 माइनस A0 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, रेट है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम। ओके, ये हो गया, ये भाई हो गया हमारा रेट हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे, वो हो गया हमारा रेट, ठीक है। ये हमारा हो गया रेट, ओके, ये हो गया हमारा रेट। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो हमने ऊपर रेट लिखा है वो क्या है, एवरेज रेट है, दैट इज़ कि हम T0 से T टाइम के बीच में जो हम रेट लिख रहे हैं वो रेट है, एवरेज रेट है। इंस्टाटेनियस रेट निकालने के लिए हमें या तो हम मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज़ करते हैं, इसको लेके टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये आगे आ जाएगा हमारे चैप्टर में। सो ये जस्ट टर्म है जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस की है। अभी हम जो पढ़ रहे थे उस पर आगे बढ़ते हैं। वो है कि हमारा ए से कोई भी पी बना है, ठीक है।
अभी जो हमारा रेट है, रेट हमने लिखा किसकी फॉर्म में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो रेट जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो रेट हमने पढ़ा है, जो हमने रेट पढ़ा है वो क्या है, जो हमने कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में रेट पढ़ा है। लेकिन अभी हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन। ए से कोई भी पी चेंज हुआ, अभी उसकी रेट पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करती हूँ। मान लो कि तुम्हारा ए प्लस बी, ठीक है, तुम्हारा ए प्लस 2b रिएक्टेंट है और ये दे रहा है तुम्हें प्रोडक्ट पी। ठीक है, रिएक्ट करके तुम्हें प्रोडक्ट पी दे रहा है। अभी अगर हमें इसका रिएक्शन रेट लिखना हुआ, रेट जो हमें लिखना हुआ वो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन, देखो तुमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो हमें पढ़ा है और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। देखो अभी क्या है, अभी इसमें एक गलती है, वो क्या है, देखो 1 मोल ए का हमें क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ ए इज गिविंग अस 1 मोल ऑफ ए इज गिविंग अस प्रोडक्ट ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमें 2 मोल यूज़ हो रहा है बी का 1 मोल प्रोडक्ट पी में बनने को। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा जो रेट होगा वो हाफ ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिएक्शन में 2 मोल यूज़ हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट पी बनने को। समझ आया सबको कि ये हमने 1/2 क्यों किया, क्योंकि जो रिएक्शन में यूज़ हो रहा है वो 1 मोल ऑफ ए है एंड 2 मोल ऑफ बी है। जब रेट में अगर हम लिखेंगे तो बी जो है हमारा वो ट्वाइस आ रहा है, इसलिए हम उसको रिएक्टेंट के फॉर्म में, जब हम रेट में की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि जो भी कोई स्टोशियोमेट्री होगा, जैसे x मोल ऑफ a प्लस y मोल ऑफ b इज़ गिविंग z मोल ऑफ p। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इस रेट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि क्योंकि हम जो निकालते हैं वो सब में सेम होना चाहिए। रिपीटिंग थिंग्स विल नॉट अलाउड रिपीटिंग द अमाउंट ऑफ our concentration of reactant and product। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिकली when the reaction giving in stoichiometric form। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पर इफेक्ट्स ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। सो इफेक्ट्स, जो हम पहला इफेक्ट पढ़ते हैं वो हो गया रिएक्शन कंडीशंस, इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन conditions। Okay, so reaction conditions, how the reaction conditions affect the rate of a reaction। देखो रिएक्शन कंडीशंस में क्या क्या आती हैं, जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, एक्सटर्नल कंडीशंस में क्या क्या होता है, पहला होता है टेम्परेचर, प्रेशर, सेकेंड एक टेम्परेचर, तुम्हारा होता है प्रेशर, देन तुम्हारा आता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मोस्टली तो यही होता है। ठीक है, जब हमारा ये होता है, ठीक है, देखो टेम्परेचर रिएक्शन जो होता है, टेम्परेचर रिएक्शन का जैसे जैसे हम रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। ठीक है, वो हम लोग डिपेंड करता है, जो हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ये हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेशर कब इफेक्ट करेगा, जब हमारे रिएक्शन कंपोनेंट्स क्या होंगे, रिएक्शन कंपोनेंट्स दैट इज प्रोडक्ट और आइदर रिएक्टेंट, रिएक्शन कंपोनेंट्स क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने पूरा अभी तक पढ़ा है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा है, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो द रेट व्हेन रेट ऑफ अ रिएक्शन
of a reaction is expressed in form of concentration वो क्या होता है, is known as rate law के डेफिनेशन समझ आया। देखो रेट लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन की रेट को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ। अभी हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, जितनी ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। कोई भी रिएक्शन है, ए से पी जा रहा है, तो हमारा रेट क्या होगा, रिएक्शन ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई भी साइन आता है, कोई भी एक कांस्टेंट आता है, तो उस रिएक्शन को, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है। अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन में मान लो एक्सप्रेशन में क्या है, चेंज इन द रेट क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एंड देन के ए। ओके, ये अभी हमने रेट लॉ से पढ़ा है। ठीक है। अगर हम देखें, देखो यहाँ पे मान लो ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। ठीक है। अभी हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो ए से, ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, रेट लॉ। ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड करके ऐसे लिख दिया। ठीक है। अभी हमारा रिएक्शन में ए से कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है पी, मान लो कि एक्स स्टोइचियोमेट्री है ए की। ठीक है। और वाई स्टोइचियोमेट्री है बी की, तो हमारा वाई बी प्लस एक्स ए हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट पी दे रहा है। ठीक है। अभी हम इसको रेट लॉ से लिखें, तो रेट क्या हो गई हमारे पास, रेट कांस्टेंट ए एंड बी। सो one more term is introduced here, that is order। देखो एक्स मोल ऑफ ए का इंक्लूड हो रहा है एक्स, ठीक है, ऑर्डर में, और वाई मोल ऑफ बी इज इंट्रोड्यूसिंग देन वाई। बट रिमेंबर order is a experimental term, sorry not term, experimental number। order is an experimental number। ओके, हम रिएक्शन को देख के या रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक देख के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन में आइदर ये तो गिवन होगा एक्स और वाई का वैल्यू, और अगर गिवन नहीं होगा और कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि तुम्हें रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्रिक है उसी को तुम्हें कंसिडर करके चलना है कि तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ। रिएक्शन है 2HI is giving I2 plus H2 sorry students। सो इसका जब हम रेट लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट, और जब हमें कोई रिएक्शन में नहीं दिया है तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू HI इज़ 2। बट अगर हम रिएक्शन को उल्टा लिखें, मान लो कि इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, इज़ गिविंग 2 moles ऑफ HI। ओके, नाउ रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट I2 एंड देन H2। ओके, बट देखो 1 1 है, बट
Experimentally it could be 0.5, 0.2 and 2 3. That does not depend on the stoichiometric, but if nothing is mentioned in the question, that means you have to consider only the stoichiometric that is given in the reaction. I hope it is clear. Now moving next towards, देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया. हमने रेट लॉ का एक्सप्रेशन पढ़ लिया, रिएक्शन हमने कंसंट्रेशन चेंज कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख लिया है. हमने रेट लॉ पढ़ लिया है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ लिया है. अभी क्या है नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट्स. देखो रेट लॉ का रेट कांस्टेंट का हम डेफिनेशन पढ़े. रेट कांस्टेंट का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले हम यूनिट्स पढ़ लेते हैं. यूनिट्स देखो रेट हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अभी हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी लिक्विड की, जनरली रिएक्शन लिक्विड की फॉर्म में करते हैं, गैसियस फॉर्म में तो बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए गैसियस फॉर्म में हम रिएक्शन नहीं करते. सॉरी स्टूडेंट्स. तो रेट हमें किस में करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में करते हैं. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन हम कौन सा लेते हैं, मोलेरिटी. मोलेरिटी कितना होता है हमारे पास, मोल पर लीटर. ओके, और टाइम हम लोग किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं. तो हमारा रेट का यूनिट क्या आ जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड. ओके, अभी हम देखो रेट का रिएक्शन निकाल चुके हैं. अभी हमें यूनिट क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. कोई भी मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है, एक्स उसका क्या है, रेट ऑर्डर है, और लेट्स सपोज एक्स नहीं है, एन मान लेते हैं. ओके, एन हम उसका रेट ऑर्डर मान लेते हैं. अभी हमारे पास रेट का जो रिएक्शन हमारे पास ये यूनिट आया है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, के है. और एक ए भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में. और कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, मोलेरिटी को हम क्या लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स एन. तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल एन लीटर माइनस एन. ओके, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. ओके, ये आ जाएगी के की यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के. ओके, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. देखो अभी हम मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से पी जा रहा है. ठीक है, और मैं लिख दूं कि रिएक्शन इज़ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए. ठीक है, ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है. तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, के ए की पावर 0. इसमें रेट कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, जो हमारे पास रेट की रिएक्शन है, रेट का जो हमारा रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेट के बराबर हो गया. ठीक है, अभी हमें यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अभी देखो हमें डेफिनेशन अगर हमें लिखना हो, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास. देखो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है हमारे पास, रेट है हमारे पास, और के है हमारे पास, ए है हमारे पास, ए की पावर हमारे पास एन है. अगर हम मेरे पास ए मैं लिख दूँ 1 है. ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर. और उल्टा बोलूँ तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर. सो रेट कांस्टेंट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन when the
concentration of reactant is 1 molar. ओके, ये होगी रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हमारे पास। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, पहले ही मैंने इंट्रोड्यूस किया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में देखो हमने जो अभी रेट निकाला है, ठीक है, रिएक्शन का रेट निकाला है, वो क्या है, वो है एवरेज रेट। अभी हमें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे पता करना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, कितनी रेट से प्रोसीड हो रहा है। अभी उसका हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मैथमेटिशियन हैं नहीं कि हम लोग भाई हर टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक निकाला, वो क्या है, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।